नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हाथरस भगदड़ के पीड़ितों से राहुल गांधी की मुलाकात और सांत्वना जुटाने की। तो वहीं बात होगी यूपी में आईएएस मनोज कुमार की सबसे बड़ी पोस्टिंग की। दरअसल अरसे बाद यूपी को तेज तर्राश अभी के आईएएस मनोज कुमार बतौर मुख्य सचिव बने हैं, जो सीएम योगी की पसंद बताए जाते हैं। और चलते चलते बात उत्तराखंड में आफत की बारिश पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं विस्तार में। हाथरस भगदड़ के पीड़ितों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ितों को सांत्वना दी और कहा कि योगी सरकार दिल खोलकर मदद के लिए हाथ बढ़ाए। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने तो हाथरस पहुंचने की जहमत भी नहीं उठाई। आखिर क्या कारण है कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी सूरजपाल जाटव और नारायण साकार हरि को बचाने में लगे हैं। गौरतलब है कि 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। परिजन उनके गले से लिपटकर रोए। राहुल ने सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। हाथरस हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फफक फफक कर रोने लगी तो राहुल ने उसे संभाला और गले लगाया। बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली से सड़क के रास्ते हाथरस के लिए रवाना हुए। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और दूसरे नेता भी शामिल थे। कांग्रेस नेता सुबह करीब 7:15 बजे अलीगढ़ के पिलखाना गांव पहुंचे और पिलखाना गांव पहुंचकर राहुल गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि गरीब परिवार है, मुआवजा सही मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा देना चाहिए और इस समय उनको मुआवजे की जरूरत है, बाद में देने का कोई फायदा नहीं। वहाँ जाकर मालूम हुआ है कि बहुत सारे 80,000 लोग बुलाए थे बाबा ने और वहाँ 2 से 2.5 लाख लोग पहुँच चुके हैं। तो वहाँ हो गई, बाबा जैसी जाने को हुआ, मंच से उठ के उसने बोला अगर किसी को कोई तकलीफ कोई परेशानी हो तो और अपने आपके परिवार में कोई परेशानी हो तो चरण रस लेकर और वहाँ लगा दीजिए, जो परिवार में कोई दुखी हो उसके तिलक लगा दिए सही है। तो वो उसके चरणों की मिट्टी लेने के लिए पब्लिक भागी है। तो पब्लिक जब भागी है तो एक साथ रेला पड़ा है पब्लिक का। तो वहाँ जो बड़ी बूढ़ी थी, मेरी मम्मी 55-54 साल की थी, वो बैठी की बैठी रहेगी, वहाँ से उठ नहीं पाई, उनके ऊपर होकर लोग गुजर गए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, और उससे किसी का फ़ायदा नहीं। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये भी कहा कि पीड़ित परिवार ने बताया कि हादसे में प्रशासन की कमी है, जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं थी। परिवार बेहद दुखी है, मुश्किल में है, उनकी परेशानी समझने की कोशिश की। दरअसल मंगलवार को सत्संग समापन के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने मरने वालों के परिवार को मदद का पूरा भरोसा दिया। सबसे पहले मैं जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे दुखद और सबसे मैं कहूँ बड़ी घटना हुई है हाथरस की। मैं भी 30 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, इतनी बड़ी घटना आज तक मैंने न सुना है न देखा है। यहाँ पे हम सब लोग उस पर शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। मैं स्वयं कल वहाँ गया था, वहाँ जाके अस्पताल में गया, लोगों से मिला और जो
वहाँ की जो सोखना एक गांव है वहाँ गया, अनुसूचित बस्ती है और सब गरीब अनुसूचित जात के ही लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई है। पूरी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की गई, उसमें कुछ नहीं किया गया। और जहाँ तक जानकारी आई वहाँ पे कि 80,000 का परमिशन उन्होंने लिया था और 2.5 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित थे और उनकी सुरक्षा में शायद एडीजी ने बताया कि केवल 40 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगे थे, केवल 40 लोग रिकॉर्ड में है। और पूरी तरीके से व्यवस्था फेल। हॉस्पिटल में भी आप देखे होंगे उनको टेम्पो रिक्शा में भरकर ले जाया गया, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं की गई और जिलाधिकारी को इसकी जानकारी तक नहीं थी कि कार्यक्रम कैसे हो रहा और कैसे उसको परमिशन मिली है, क्या है, कुछ नहीं बता पाए। 1:30 बजे की घटना है और उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में 3 घंटे 4 घंटे बाद ये घटना आई है। 3 घंटे 3.5 घंटे बाद। ये सोच सकते हैं कि किस तरीके का जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश, जो लगातार हम लोग पहले से कह रहे हैं कि जंगल राज कायम है। इस मामले में हादसे के बाद अगले दिन बुधवार को पुलिस ने नारायण साकार हरि के मुख्य सेवादार और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में बाबा के 6 करीबियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं और सेवादार के रूप में काम करते थे। अभी मुख्य आयोजक की तलाश जारी है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद विपक्ष के किसी वरिष्ठ नेता का हाथरस का ये पहला दौरा था। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पहुंचकर अस्पताल में घायलों से मुलाकात की थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यूपी के नए मुख्य सचिव तेज तर्रार छवि के आईएएस मनोज कुमार सिंह सीएम योगी की कार्यशैली को धार देंगे ताकि लोकसभा चुनाव में कम सीटों के चलते सीएम योगी की हुई किरकिरी का पाचक होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पहली बार सीएम की पसंद का मुख्य सचिव बनने के बाद रणनीतिकार कयास लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीएम योगी अब बाकी बची पारी खुलकर खेल सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। कौन है आईएएस मनोज कुमार सिंह? यूपी के मुख्य सचिव की तेज तर्रार छवि। आईएएस मनोज कुमार सिंह का जन्म 1965 में झारखंड की राजधानी रांची में हुआ। रांची के HEC सेक्टर 2 में पले बढ़े। प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय HEC में हुई। मनोज कुमार सीएम योगी के पसंदीदा अधिकारियों में से एक। उनकी पत्नी डॉक्टर रश्मि सिंह भी 1989 बैच की आईएएस अधिकारी। अभी डॉक्टर रश्मि सिंह श्रीनगर में प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हैं। केंद्र ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दे दिया है, यानी वो बाकी बची पारी खुलकर खेल सकेंगे। बता दें कि 7 साल की योगी सरकार में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब मुख्यमंत्री की पसंद के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। मनोज सिंह की गिनती यूपी के तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। बता दें कि हाल ही में ही 1988 बैच के आईएएस मनोज कुमार सिंह ने मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली है। उनके पास अभी तक IIDC कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, CEO यूपीडा जैसे कई अहम पद रहे हैं। सीएम योगी के खास भरोसेमंद। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को राज्य के नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसा है। 59 वर्षीय मनोज कुमार सिंह ने 1984 बैच के अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा का स्थान लिया है, जिन्होंने 2021 में मुख्य सचिव का पद संभाला था और 3 कार्यकाल विस्तार पूरा किया था।
कई बड़े जिलों के रहे हैं डीएम। मनोज कुमार सबसे पहले वर्ष 1990 में मैनपुरी के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बने। इसके बाद कई अहम पदों की जिम्मेदारियां संभाली। ललितपुर, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, मुरादाबाद और अलीगढ़ में डीएम रहे। भविष्य में योगी की मजबूती का संकेत। लगभग 7 साल बाद मुख्यमंत्री को जिस प्रकार अपने पसंदीदा अफसर को मुख्य सचिव बनवाने का मौका मिला है, उसका ये संकेत है कि योगी आदित्यनाथ सरकार भविष्य में और मजबूत होकर उभरने वाली है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली शिकस्त के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे थे। संगठन और सरकार दोनों ही लेवल पर उनकी किरकिरी हो रही थी। हार के कारणों की समीक्षा में एक कारण ये भी सामने आया कि बीजेपी समर्थकों के नाम तक वोटिंग लिस्ट से गायब थे। कई चुनाव क्षेत्रों में स्थानीय जिला अधिकारियों का सहयोग भी नहीं मिला। इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ के लिए एक खुशखबरी ये आई कि उनको 7 सालों बाद प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में उनका पसंदीदा अफसर मिला। ऐसा कहा जा सकता है कि इसके पहले जिन अफसरों को सीएम योगी मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, उनके नाम पर केंद्र अनुमति नहीं देता था। इसके कारण तरह तरह की अफवाहें जन्म लेती थी। इनमें से एक अफवाह ये भी होती थी कि केंद्र जानबूझकर पसंदीदा चीफ सेक्रेटरी इसलिए नहीं उपलब्ध कराता ताकि योगी को खुलकर खेलने का मौका न मिले। जाहिर है कि मनोज सिंह की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति से इस तरह की अफवाहों को भी मुंहतोड़ जवाब मिला है। इसके साथ ही जब प्रदेश का सबसे बड़ा अफसर मुख्यमंत्री का पसंदीदा होगा तो उससे कार्य में सहूलियत होगी। हाथरस में सक्रियता कार्यशैली की झलक। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने अपनी कार्यशैली की झलक हाथरस घटना के बाद तुरंत घटना स्थल पर पहुंच कर दिया। इसके पहले शायद कोई ऐसी घटना रही होगी जब मुख्य सचिव लेवल का कोई अफसर इतनी जल्दी घटना स्थल पर पहुंचा हो। जब शीर्ष अफसर एक्टिव होता है तो जाहिर है कि नीचे के लोग खुद ब खुद काम करने लगते हैं। मुख्यमंत्री कार्यकाल के सूत्रों की माने तो मनोज कुमार सिंह एक लो प्रोफाइल नौकरशाह हैं, जो शायद ही कभी साक्षात्कार देते हैं या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। इसके साथ ही सिंह की खासियत है कि हर दिन कार्यकाल में लगभग 14 घंटे बिताते हैं। ये एक ऐसे गुण हैं जो योगी आदित्यनाथ को बहुत प्रभावित करता है। निवेश और बुनियादी ढांचा यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। मनोज कुमार सिंह ने यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास विभाग, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण को संभाला। जाहिर है मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिल सकता है। वहीं पूरे प्रदेश में ये एक ऐसा संदेश चला गया था कि बीजेपी हाईकमान उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव बाद हटा देगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद इस आशंका को और बल मिल रहा था। बहरहाल अब संदेश ये है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक योगी फुल पावर में रहने वाले हैं। बता दें कि मनोज कुमार सिंह का रिटायरमेंट 2025 में है, लेकिन उनको सेवा विस्तार मिलना तय माना जा रहा है। योगी के विरोधियों को जवाब। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी योगी विरोधियों की संख्या उनके पहले कार्यकाल से ही कम नहीं रही है। जब तक बीजेपी मजबूत स्थिति में थी, ये असंतोष बाहर नहीं निकल रहा था, पर अब उनके पंख निकल रहे हैं। यूपी में बस कुछ दिनों में ही करीब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक समय था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के विरोध में करीब 100 से अधिक विधायकों ने बिगुल बजा दिया था, पर वे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का चरम काल था। कोई भी खुलकर पार्टी के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता था, पर आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। पार्टी का अंतरकलह चरम पर है। विशेषकर योगी विरोधी खुलकर दिख रहे हैं। चुनावों में मिली हार के बाद हुई पहली मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने बाहर रहकर ये संकेत दे दिया था कि वे योगी सरकार से किसी न किसी कारण से खुश नहीं हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही सरकार के तमाम इंतजाम भी बारिश के पानी में धुलते हुए नजर आ रहे हैं। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। वहीं जगह जगह लैंडस्लाइडिंग होने से 100 से ज्यादा रास्ते बंद हो गए हैं। हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी में स्थिति काफी विकट हो गई है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की बारिश अब आफत की बारिश बन गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं शासन और प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। देर रात तक नदी किनारे रहने वालों को एक ओर जहां सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर लैंडस्लाइड की वजह से लगातार बंद होते मार्ग और बढ़ता जाम भी शासन और प्रशासन की चिंता को बढ़ा रहा है। इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने बरसात से पहले नदियों का चिलाइजेशन, बाढ़ राहत के कार्य व नदियों में मलबा नहीं हटाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। 2023 दाखिल की गई थी। इस उद्देश्य को लेकर की गई थी कि जो उत्तराखंड राज्य की जो आरक्षित वन क्षेत्र की नदियां हैं, जिसे भारी मात्रा में शील्ड और मलबा भरा पड़ा है, जिससे जो है आबादी क्षेत्र में भारी भूकटाव होता है, जनहानि होती है। मैंने कोर्ट से आर्ग्यू किया था कि इस मलबे शील्ड को हटाया जाए और नदियों को चैनलाइज किया जाए, नदियों को साफ किया जाए, उनकी धारा में परिवर्तित किया जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज की सुनवाई में माननीय न्यायालय में राज्य सरकार की पोल खुल गई इनकी कामों की। 29 और 30 तारीख को चोरगलिया क्षेत्र में नंधौर नदी ने भयंकर पहले फ्लड की बाढ़ में भयंकर नुकसान किया। 300 मीटर भीड़े का कटाव हुआ और मैं उसी सारे एविडेंस को लेकर, फोटोज और वीडियोस को लेकर के आज निर्धारित तारीख में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और सारे एविडेंस मैंने न्यायालय को दिए कि पूरे साल भर प्रशासन सोया रहा। 1 साल से तो काउंटर नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। तो इससे विदित होता है कि ये कितने उदासीन हैं दैवीय आपदा और बाढ़ से बचाव के प्रति। पूरा उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थिति दैवीय आपदा के प्रति कितनी गंभीर है आप सब जानते हैं, चाहे वो केदारनाथ की आपदा हो, मालपा की आपदा हो। तो आज माननीय न्यायालय ने अंतिम आदेश ये पारित किया है कि 2 सप्ताह के अंदर आपने काउंटर क्यों दाखिल नहीं किया, 2 सप्ताह के अंदर काउंटर दाखिल करें। और आज की तिथि में बाढ़ सुरक्षा की नंधौर नदी से बाढ़ से बचाव की दशा में आज की तिथि में क्या स्टेटस रिपोर्ट क्या है, वह कोर्ट को प्रस्तुत करें। और 2 सप्ताह का टाइम दिया है और जुलाई अंतिम सप्ताह में इसकी सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। और निश्चित तौर पर राज्य सरकार बाढ़ सुरक्षा के कार्य में नाकामी साबित हुई है और 3 महीने का रिनिशीजन है, भयंकर कष्ट का समय है। तो न्यायालय से यही गुहार लगाई गई है कि जनहित में तत्काल जो है इस पर कार्रवाई की जाए और उदासीन अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विदित होगा आप लोगों को कि 2 जिला अधिकारी 2 दिन मैं कहूँगा और भी जो है जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में। और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए, उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने वो रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीज़ें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है और ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसी तरह जो लोग नदी नालों के आसपास जा कर के स्विमिंग या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उनको बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी अवॉइड करनी है, वो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपको ये चीज़ पता नहीं रहेगी कि जो बारिश की एक्टिविटी कुछ दूरी में बहुत ज़्यादा है आगे और एकदम जो जल स्तर है वो नदी नालों में, बरसाती नालों में वो बढ़ेगा और आप फिर चपेट में आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को से दूर रहना है। और आवागमन में जैसे मैंने बोला जो रास्ते हैं कहीं कहीं पर वो बंद भी होंगे। तो जो लोग आवागमन करना जिनका ज़रूरी है तो वो थोड़ा धैर्य रखेंगे, जो प्रशासन उनको हिदायत देता है उसको भी फॉलो करेंगे, तो जिससे कि जो जान का नुकसान है वो रोका जा सके। तो इस तरह की स्थिति अभी 2 दिन आगे जो है और है। 7 तारीख से फिर जो राहत कुछ मिल जाएगी। तो 7 तारीख से आप ये कह सकते हैं कि हल्की मध्यम बारिश तो अनेक जगहों तक में मिलती रहेंगी आगे भी, और एका दुक्का कहीं ठीक है हैवी रेंस मिलेंगी, गढ़वाल में है चाहे अंदर कुमाऊं रीजन में है। बाकी ये लग रहा है कि थोड़ी एक्टिविटी 3-4 दिन फिर आगे जो है 7 तारीख से लेके वो थोड़ी कम है।
और देखिए, उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और मानसून सीजन में जगह जगह जो है, आप देखिए हरिद्वार उधम सिंह नगर में जो है बाढ़ का खतरा रहता है, जो नदी का पानी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और बरसात से पहले नदियों में जो एक चुगान की व्यवस्था रही है, जिससे जो है कि जल स्तर जो है ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में न जा पाए, उसके लिए सरकार को पहले से तैयारियां करनी चाहिए। सरकार ने समय रहते कोई तैयारियां नहीं की। अब मानिए हाई कोर्ट को जो है सरकार से जवाब तलब करना पड़ रहा है, और आप देखिए अधिकांश मामलों में हाई कोर्ट का डंडा होता है, तब जाकर के सरकार जागती है। पहले सरकार अपनी गलती मानने के लिए तैयारी नहीं होती, समय पर होमवर्क ही नहीं करती, और जो मंत्री हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो बिल्कुल लापरवाह हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं है, उनको जनता के सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं है। भगवान भरोसे ये सरकार चल रही है, और सारे विभागों का हाल आप देख लीजिए, कोई भी वहां पर जवाबदेही नहीं है, कोई भी जो है जनता की फिक्र करने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने विश्वास करके प्रचंड बहुमत भाजपा को दिया है। उस प्रचंड बहुमत का नशा उतरे तब जाकर के जनता की समस्याओं पे मंत्री ध्यान दें। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रचंड बहुमत का नशा भी जनता ही आने वाले समय में भाजपा की सरकार से जो है उतारेगी, वरना ये तो जनता की सुध लेने वाले हैं नहीं। वहीं एक और जहां मॉनसून की बारिश और हाई कोर्ट ने सरकार की चिंता को बढ़ाकर रखा हुआ है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पहले ही बारिश में देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों की पोल खुल गई है। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी का कहना है स्मार्ट सिटी के दायरे में पूरा शहर नहीं है, और इसीलिए बार बार स्मार्ट सिटी पर सवाल खड़े करना सही नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का पूरा बंटाधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने, एमडीडीए के लोगों ने मिलकर के पूरा शहर चौपट कर दिया, बंटाधार कर दिया। अभी तो बरसात शुरू हुई है, अभी बरसात जब बढ़ेगी जुलाई और अगस्त के महीने में, आप देखिए शहर के अंदर क्या त्राहिमाम होने वाला है। पिछले वर्ष जल भराव के कारण जब खुदी हुई थी सड़कें, तब डेंगू हुआ। इस समय सड़कों में पानी बह रहा है, जल भराव फिर हो रहा है, डेंगू का खतरा है। शहर के अंदर लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। स्मार्ट सिटी में जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी का एक तो ये समझ में आना चाहिए कि पूरा शहर उसका कार्य क्षेत्र नहीं है, मात्र 10.5 वार्डों में स्मार्ट सिटी है। कुछ हमने जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इशूज़ हैं वो हमने पेन सिटी किए हैं, उसका लाभ भी हम लोगों को मिल रहा है। और उसके साथ साथ ये भी रहता है कि और एजेंसीज़ भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं जिनको कि ड्रेनेज की समस्या को देखना है। शुरू में जब बरसात होती है तो शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज और वाटर लॉगिंग के केसेस आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो फिर ठीक किए जाते हैं ताकि आगे चलकर लंबे समय तक वो दिक्कतें ना हो। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान पूरे देहरादून को हम लोग तैयार कर रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ रुपए का ये मास्टर प्लान है, उसकी जोनिंग हो चुकी है, उसका बाकायदा अभी एक ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो सर्वे चल रहे हैं। तो आने वाले समय में पूरे देहरादून को एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान मिलने जा रहा है, जो हमारी सरकार जिस पर आगे बढ़ रही है। और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा तो शहर में जो छुटपुट वाटर लॉगिंग की समस्याएं आती हैं, इसका समाधान हो पाएगा। एक अंतिम प्रश्न है अभी। कुल मिलाकर मानसून की पहली बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और इसके साथ ही तमाम निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठने लगे हैं। और इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने बरसात से पहले नदियों की सफाई न होने पर भी सरकार से जवाब मांगा है। सवाल है कि आखिर बार बार क्यों कोर्ट से सरकार को फटकार पड़ रही है, आखिर क्यों समय रहते सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।